हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप सभी ने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 1 भी देख लिया होगा अभी तक। तो आज हम ले आए हैं आपके लिए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू द कमेंट्स। आप जितने कमेंट्स करते हैं हमें भी अच्छा लगता है, पढ़कर अच्छा लगता है। देख सकते हैं और क्या बेटर कर सकते हैं, आपको और क्या चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो सब चीजें हमें आपके कमेंट से पता चलती हैं। तो इसलिए प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है कि परचेज क्या होती है। परचेज आई थिंक सभी को पता होगी कि परचेज क्या होती है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। लाइक मैंने फोन स्टैंड परचेज किया, पेन परचेज किया, घर का राशन परचेज किया, मोबाइल फोन परचेज किया, ये लैपटॉप परचेज किया, ये माइक परचेज किया, वॉट, बट हम सभी कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। बट जब मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो परचेज का मतलब वहां पर होता है कि बाइंग गुड्स फॉर रिसेल, कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं रिसेलिंग के लिए। जिस किसी के भी फादर का बिजनेस होता है उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि उसके फादर स्टॉक लेकर आते हैं, सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं किसी सप्लायर से पीछे, उसको आगे रिसेल करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है। तो जब भी मैं गुड्स को परचेज करती हूँ रिसेलिंग के लिए, किसी और को देना है, मुझे किसी और को सेल करना है, तो उसको बोलते हैं परचेज इन द बिजनेस टर्म्स। ठीक है। तो परचेज मीन्स गुड्स और मटेरियल भी हो सकता है, मर्चेंडाइज भी हो सकते हैं जो कि परचेज किए जाते हैं सेलिंग पर्पज के लिए। तो कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिसेल के लिए हम हमेशा इनको परचेज करते हैं। सेकंड वो कहता है कि इससे हमारी जो इन्वेंट्री है, जो हमारा स्टॉक है, वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड वो कहता है कि एक्सपेंसेस होते हैं जब तक कि मैंने वो परचेज किए हुए गुड्स को सेल आउट ना कर दिया हो। ठीक है। यहाँ पे इजी टू रिमेम्बर लिखा है, रिसेल के लिए खरीदा गया माल ही परचेज होता है। जब भी मैं रिसेल करने के लिए कुछ भी माल परचेज करती हूँ तो उसको हम खरीदती हूँ, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, परचेज कर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कोई बिजनेस है, फैशन स्टोर का बिजनेस है, तो उसको शर्ट चाहिए थी ताकि वो अपने कस्टमर को सेल आउट कर सके। तो उसने गुड्स परचेज करे, द शॉप बाइज शर्ट फ्रॉम सप्लायर्स। फिर उसने जब सॉरी फिर एक इनवॉइस जनरेट होता है कि उसको अब अमाउंट पे करनी है सप्लायर को। तो उसने 5,000 का सामान खरीदा था, उसने इनवॉइस बनाया 5,000 का। ठीक है। तो वो क्या रिकॉर्ड होगा, ऐसे परचेस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सामान खरीदा है। किसके लिए खरीदा है, हमने रिसेलिंग करेंगे इसके, क्योंकि हमारा फैशन स्टोर है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। गेन क्या होता है, गेन है, गेन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। कि अगर मेरी असेट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तब भी मुझे प्रॉफिट गेन होता है। ठीक है। जब मेरी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तब भी मुझे गेन होता है। इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि मेरे पास में कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, जिसको मैंने परचेज किया था एट द स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए का। उसके बाद में मुझे आज ये सेल करनी है, तो वो मुझे 15 लाख में सेल मेरी हो रही है। तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, 5 लाख का गेन हो रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम गेन। अच्छा, लायबिलिटी की टर्म्स में अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होता है कि मेरी कोई लायबिलिटी कम हो जाती है अचानक से। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं आपके। जैसे कि कोई लायबिलिटी थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है, ठीक है, कोर्ट केस था 50,000 रुपए का, बट वो सेटल्ड हो गया मेरा 40,000 में। मुझे 10,000 का क्या हो गया, मुझे गेन हो गया। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे दिए हैं कि सेल ऑफ असेट की मैंने मशीनरी सेल की है 1 लाख की, जो मुझे परचेज की थी 70,000 रुपए की। मैंने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मैंने इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स है मैंने वो सेल कर रही हूँ 1,20,000 के, बट जब मैंने वो परचेज किए थे वो 90,000 के थे, तो टोटल मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे लायबिलिटी का है कि कोई लायबिलिटी थी 50,000 की, वो सेटल हो गई 40,000 में, तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया। वो भी अदर इनकम मुझे हुई है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो मेन पॉइंट ये है कि गेन होता क्या है, जब भी मेरी एसेट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है या मेरी लायबिलिटी की वैल्यू अचानक से गिर जाती है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब जो जिसमें मुझे पैसा साथ के साथ मिल जाता है। अनरियलाइज्ड जिसमें मेरी गेन तो हो गया बट मुझे रियलाइज यानी कि मिला नहीं है अभी तक। जैसे कि रियलाइज में हम सारे एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं कि सेल ऑफ असेट्स हुआ मेरा। ठीक है, मैंने कोई असेट सेल की थी, प्राइस मुझे बढ़ के मिल गया, तो मेरा रियलाइज्ड गेन हो गया, मुझे पैसा मिल गया। ठीक है। अनरियलाइज्ड में मैं कहती हूँ कि मैंने XYZ कोई कंपनी थी, उसके शेयर परचेज किए हुए थे 1 लाख रुपए के। ठीक है। अब उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ के 1,20,000 रुपए होगी। ठीक है। मैंने वो सेल नहीं किए, बस शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में,
तो वो क्या है 20,000 का मुझे फायदा हो गया, मुझे गेन हो गया, बट वो मुझे अभी इन हैंड तो नहीं मिला क्योंकि मैंने सेल नहीं किया अभी शेयर्स को, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। धड़ाता सेल्स क्या होता है, जब भी हम ट्रांसफर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, एक कंपनी कस्टमर को देती है इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी इन सम ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे एक बिजनेस में हम क्या करते हैं, कस्टमर को सामान बेचते हैं, बदले में हमें क्या मिल जाता है, हमें पैसा मिल जाता है, रोकड़ा मिल जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल। सेल हमारे गुड्स की भी हो सकती है, हमारी गुड्स की कैश पे भी हो सकती है, मुझे तुरंत पैसा मिल गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि मैं 4 दिन बाद पैसे दे दूंगा। ठीक है, उसको भी हम सेल बोलते हैं। सर्विस की भी सेल हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर मैंने बेचा है तो वो मेरा क्या है कि सेल किया, मैंने किसी सर्विस को, सैलून की सर्विस ली हमने तो उन्होंने सेल किया है अपने सैलून सर्विस को हमें। ठीक है, कोई कंसल्टिंग हमने सर्विस ली है तो उन्होंने अपनी कंसल्टिंग फीस ली होगी। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी सारी सेल्स ऑफ सर्विसेज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ की पॉइंट्स है कि ट्रांसफर होता है गुड्स और सर्विसेज का, यहाँ पर किसके एक्सचेंज में, पेमेंट के एक्सचेंज में होता है, कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है, और रिकॉर्ड होता है बुक्स में। सॉरी। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है, सपोर्ट मिलता है मेरे कैश फ्लो को, कैश इनफ्लो मेरा होता है। थर्ड, वो कहता है कि मेरे कस्टमर के साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं, क्योंकि जब मेरी सेल्स इंक्रीज होती है, मैं अच्छी सेल्स कर पाई, दैट मीन्स मेरे कस्टमर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, वो दोबारा मेरे से सेल्स भी परचेज करने के लिए आ रहे हैं। मेरी बिजनेस में ग्रोथ होती है, मैं जब चाहे जितना, अगर मुझे सेल्स अच्छी हो रही है तो मेरा ग्रोथ भी अच्छा है, मेरा प्रॉफिट अच्छा होगा, तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। लॉस क्या होता है, जब वैल्यू गिर जाती है किसी भी असेट की, या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाती है मेरी अचानक से, तो उसको बोलते हैं लॉस। दोनों ही केसेस हमारे क्या है, लॉस के हैं। असेट की वैल्यू कम हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई मेरी। ठीक है, ये भी आपके रिलायज्ड या अनरिलायज्ड हो सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट सही है, डिक्रीज हो सकती है वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज हो सकती है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। इससे हमारी फाइनेंशियल लॉस होता है कंपनी को। ये रिलायज्ड और रिलायज्ड दोनों ही हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैंने सेल करी थी असेट, मैंने उसको कोई बिल्डिंग परचेज करी थी 1 लाख रुपए की, बट आज मैं उसको सेल करना चाहती हूँ तो वो सिर्फ 80,000 रुपए की जा रही है, तो मुझे 20,000 का क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया वहां पर। ठीक है, या ओके, तो ये क्या है, मेरी असेट की वैल्यू कम हो गई। ऐसे ही अगर मैं शेयर्स का एग्जांपल लूं कि मैंने किसी XYZ कंपनी के शेयर्स परचेज करे थे 1,20,000 रुपए के, बट उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए ही बची है, तो 20,000 का मुझे लॉस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके 4 टाइप्स होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं हम। पहला है रिलायज्ड लॉसेस। और रिलायज्ड लॉसेस क्या है, जो मुझे तुरंत सेटलमेंट करनी पड़ रही है। जैसे एक कंपनी ने सेल किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपनी 70,000 की, जिसकी कॉस्ट उसको स्टार्टिंग में आई थी जब परचेज करी थी 1 लाख रुपए। यहाँ पे हम बिल्डिंग से भी समझ सकते हैं, कुछ शॉर्ट सा एग्जांपल देती हूँ कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी थी 1 लाख रुपए की, आज मैं उसको सेल करने जा रही हूँ सिर्फ 80,000 रुपए में, तो मुझे 20,000 का लॉस हो गया। ठीक है, मैंने सेल कर दिया, मेरे हाथ में पैसा आ गया, तो वो क्या है, रिलायज्ड लॉस है। और रिलायज्ड लॉस क्या है, शेयर्स वाला ही है हमारा सेम। 1,20,000 के मैंने कुछ शेयर्स परचेज करे थे किसी भी कंपनी के, बट करंट प्राइस उसका डिक्रीज हो गया, मान के चलते हैं हम 1 लाख रुपए हो गया है, तो वो क्या है कि प्राइस डिक्रीज हो गया, बट मैंने सेल आउट तो नहीं करे शेयर्स अभी, मेरे हाथ में पैसा तो नहीं आया, तो वो क्या है, अनरियलाइज्ड लॉस है। तीसरा आता है ऑपरेटिंग लॉस। क्या होता है, जब बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटीज से मुझे कोई लॉस होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब है जो बिजनेस का मेन काम है, अगर किसी बिजनेस का मेन काम मशीनरी को सेल आउट करना है, तो वो क्या है, उसकी प्राइमरी एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट को फॉर 80,000, बट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन इज 1 लाख, रिजल्टिंग इन ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 20,000। कि वो कहता है कि हम 80,000 में बेचते हुए आ रहे हैं, उसको 80,000 का ही बेचना है, मार्केट प्राइस 80,000 ही है, बट अचानक से उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो अब उसकी जो कॉस्टिंग ही आ रही है वो 1 लाख रुपए की आ रही है, उसको 80,000 का बेच देना है। ठीक है, यानी कि मेरी कॉस्ट ज्यादा आई, मेरा सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो मुझे 20,000 का लॉस हो गया। वो क्या है, ऑपरेटिंग लॉस। नॉन ऑपरेटिंग लॉस क्या है, जो मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज से ना होकर किसी और एक्टिविटीज से हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक कंपनी बिल्डिंग सेल आउट नहीं करती, वो मशीनें सेल आउट करती थी, बट उसके पास में कोई बिल्डिंग भी थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं बिल्डिंग भी सेल आउट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे काम की नहीं है अभी ये बिल्डिंग, और उसको कुछ पैसे चाहिए थे, रिक्वायरमेंट अराइज हुई थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं बिल्डिंग को सेल आउट कर देती हूँ। जब उसने वो बिल्डिंग परचेज करी थी तब वो 10 लाख की थी, बट आज उसका जो प्राइस वो सेल आउट कर रहा है, वो सिर्फ वो 8 लाख में उसको सेल आउट कर रहा है, यानी कि 2 लाख का उसको लॉस हो रहा है। तो वो उसके ऑपरेटिंग इनकम से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है बिल्डिंग को सेल आउट करना, वो तो मशीनरी थी उसकी।
ठीक है। बट वो जब बिल्डिंग को कर रही है उसको पैसा आ रहा है उससे, तो वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग हो गया, तो वो हो गया उसका नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। ठीक है, आई होप कि आपको लॉस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गुड्स क्या होते हैं। गुड्स क्या है, टेंजिबल भी हो सकते हैं आपके, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं आपके। देखो सॉरी, गुड्स आपके टेंजिबल होते हैं, आई एम सो सॉरी। गुड्स क्या है, टेंजिबल होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील आउट कर सकते हैं, जो कि कंपनी बाय करती है, सेल करती है एज ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशंस, क्योंकि बिजनेस का काम ही क्या है, गुड्स को सेल करना और परचेज करना। ठीक है। Goods usually classified होते हैं as an asset on a company balance sheet until they are sold, at which point they become revenue। जब तक वो सोल्ड नहीं हो जाते हैं गुड्स तो उसको हम असेट मानते हैं, जैसे वो सोल्ड हो जाते हैं वो रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो डीप में नहीं जाते हैं अभी कि गुड्स होते क्या है, वो पढ़ लेते हैं। देखो गुड्स टेंजिबल होते हैं, बाय सेल्स के लिए यूज किए जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं एज एन असेट इन द बैलेंस शीट, सेल होने पर रिवेन्यू जनरेट कर देते हैं, रिवेन्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमारे। रिक्वायर्ड होता है इनको एक्यूरेटली हमें प्रॉपर हम मेंटेन करें कि कितना हमने स्टॉक गुड्स परचेज किया, कितना सेल आउट किया है हमने, ये हमें प्रॉफिट लॉस जानने में हेल्प करते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हो गए, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, रियलिस्टिक एग्जांपल्स, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि ग्रोसरी स्टोर था, उसने राइस परचेज किया, पर्ल्स मतलब दालें परचेज करी, तेल ऑयल परचेज किया, शुगर चीनी परचेज करी, और उन सभी को उसने अपने कस्टमर को सेल कर दिया। तो वो क्या है कि उसने गुड्स क्या लिए, उसने यहाँ पे राइस है उसका गुड, पल्स भी उसके लिए गुड्स है, ऑयल भी उसके लिए गुड है, गुड्स है, और शुगर भी उसके लिए गुड्स में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फर्नीचर कंपनी बाइज बोर्ड, नेल, हिंग्स, रॉ मटेरियल्स उसने परचेज किए, टेबल्स बनाई, चेयर्स बनाई, उसको सेल आउट कर दिया। तो ये सब क्या है, वुड उसके लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, चेयर्स उसके लिए फिनिश्ड गुड्स हो जाते हैं। टाइप्स पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री क्या है, गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जब हमने कुछ भी स्टॉक में रखा हुआ है सेल आउट करने के लिए। रॉ मटेरियल क्या है, जिसको हम यूज करके प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं कि जो एकदम रेडी है सेल आउट करने के लिए, कि बस पैक्ड बिस्किट रखे हैं और कस्टमर आएगा और उसको बेच देंगे, उसको सेल आउट कर देंगे। सप्लाईज क्या है, जो हमें डेली ऑपरेशंस में हेल्प आउट करती है, नॉट फॉर रिसेल होती है ये हमारी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक क्या होता है, जब मैं बहुत सारे गुड्स को अपने पास में रख लेती हूँ तो उसको बोलते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक है। लाइक कि अगर मैं चेयर सेल आउट करती हूँ और मैंने 100 यूनिट्स ऑफ चेयर्स यानी कि 100 चेयर्स अपने पास रखी हुई है, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे पास 100 कुर्सियों का स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, स्टॉक रेफर्स टू द इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स दैट कंपनी होल्ड फॉर सेल और प्रोडक्शन के लिए, जो भी कंपनी अपने पास में रखती है, इन्वेंटरी की स्टॉक रखती है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, जिसमें भी कंपनी डील अप करती है उसका स्टॉक रखती है, वो ऑफ कोर्स सी बात है। स्टॉक इज क्लासिफाइड एज एन असेट ही माना जाता है। स्टॉक क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि असेट तो असेट है ही, तो ये भी हमारे परचेज के बाद असेट में ही आ जाता है। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है स्टॉक की। वो तीन मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, फिफो एंड वेटेज एवरेज। कॉस्ट ही आपको पढ़ने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम आगे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, स्टॉक को क्लासिफाइड किया जाता है, असेट मेथड यूज होते हैं, लिफो, फिफो एंड डब्ल्यूएसी अफेक्ट करता है हमारे स्टॉक और हैंड की वैल्यू को। ठीक है, क्या क्या इंक्लूडेड होता है इसमें, रॉ मटेरियल होता है आपका पहला, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स। हमारी ये तीनों क्या होते हैं, इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स क्या है, डेटर इज इंडिविजुअल यूनिट है हमारी दैट ओज कंपनी टू द फर्म। अभी करते हैं इसको। कौन होते हैं, हमने आपने सुना होगा ना कि वो मेरा डेटर है, वो मेरा क्रेडिटर है। देखो डेटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमारी असेट होती है, क्योंकि इनसे हमें पैसा मिलने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, मेरा कोई कपड़ों का बिजनेस है। ठीक है, अब मेरे पास कोई कस्टमर आता है कपड़े खरीदने के लिए, मैंने उसको सेल भी कर दिया, अब वो कह रहा है जी अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा। ऐसा तो आना है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, मेरी डेटर हो गई। अब मैं क्या बोलूंगी कि मान के चलो को सुनीता नाम की लड़की आई थी मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए, वो कह रही है कि मैं 4 दिन बाद में पेमेंट कर दूंगी। अब वो सुनीता मेरे लिए क्या है, डेटर है, तो मैं उसको अपनी असेट में लिखूंगी कि जी पैसे आने हैं मेरे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स करी है, वो मेरी डेटर है, उसको पैसे देने हैं, जब पैसे देने हैं, कैश आना है, तो वो मेरी असेट हो जाती है। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेटर क्या होता है। अब पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी। ठीक है, तो डेटर कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एंटिटी मतलब कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस भी डील आउट कर रहे होते हैं, जो ओज करता है मनी टू द फर्म, जिसको फर्म को पैसे देने होते हैं। ठीक है,
This typically refers to a customer client who has purchased goods or services on credit but has not yet paid for them. कि सिंपल सी बात है, कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है जिसने सामान परचेस किया है बिजनेस से क्रेडिट पे और उसने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। डेटर असेट मानी जाती है, ये मैंने बता दिया आपको। व्हेन अ कंपनी एक्सटेंड क्रेडिट टू अ कस्टमर, इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट बाय डेबिटिंग द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द रेवेन्यू अकाउंट। भी अगर मतलब की चीज नहीं है तो मतलब अगर हम पीरियड एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो मेन है कि रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को, हमारे हेल्प करता है हमें एक्सटेंड करने में, कि हम क्रेडिट सेल को इंडिकेट करता है कि हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने हमारे डेटर्स हैं, कब किस डेटर से हमें पेमेंट आ जानी है। ये हेल्प करता है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बिजनेस की, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट बताता है कि हम बैड डेप्ट मतलब कुछ लोग होते हैं पैसा देते ही नहीं है, तो उसको हम कैसे रिकवर करें या फिर कैसे उसको मैनेज करें या फिर उसको हम कैसे रिड्यूस करें, अभी हमें बताता है डेट, ठीक है। ओके ओके हमने सारा पढ़ लिया है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है बिजनेस का और इंडिविजुअल का भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर पे कि क्रेडिटर क्या होता है। बिजनेस ने कस्टमर को बेचा तो कस्टमर क्या हो गया, डेटर। बिजनेस ने भी तो किसी से लिया होगा तो वो क्या है, हमारा क्रेडिटर जिससे हमने लिया कि भैया मुझे उसको पे करना है। अगर मैं बैंक से लोन ले रही हूँ तो बैंक क्या मेरा क्रेडिटर है, तो मुझे उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। क्रेडिटर्स रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हो सकता है, एंटिटी मतलब बिजनेस हो सकता है, टू होम द फर्म्स ओज मनी, की जिसकी मनी फर्म ने ले रखी है उसको देनी है। दिस टिपिकली रेफर्स टू अ सप्लायर और वेंडर फ्रॉम होम अ कंपनी हैज परचेज्ड गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट बट हैज नॉट येट पेड फॉर दैट। कंपनी ने, बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा किसी सप्लायर से और उसकी पेमेंट नहीं करी अभी तक, तो वो क्या है हमारे लिए, जिससे सामान खरीदा था वो हमारा क्रेडिटर है, हमें उसको पेमेंट देनी है, ठीक है। आगे बात समझ में, डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। एक में बिजनेस रखो, बिजनेस टू कस्टमर जा रहा है तो कस्टमर क्या है बिजनेस के लिए, डेटर, क्रेडिट पे जा रहा है। बिजनेस ने सप्लायर से लिया क्रेडिट पे तो सप्लायर क्या है उसके लिए, क्रेडिट, सॉरी यस क्रेडिटर। वो डेटर कस्टमर, सप्लायर कौन है, क्रेडिटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। होम स्टाइल फर्निशिंग सप्लाइड करती है ऑफिस फर्नीचर 75,000 के हमारी कंपनी को क्रेडिट पे, ठीक है। हमारी कंपनी को उसने 75,000 का क्या दिया, फर्नीचर दिया है, तो हमारे लिए वो सप्लायर क्या हो गया, वेंडर। होम स्टाइल फर्निशिंग क्या हो गई, हमारी क्रेडिटर हो गई। तो अवर कंपनी ओज टू होम स्टाइल फर्निशिंग की हम उसके ऋणी हैं, ओज का मतलब हम उसके ऋणी हैं, हमें देना है, ठीक है। ओके तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिटर और डेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट ऑफकोर्स हमें पता है, हम शॉप पे जाते कुछ सामान खरीदते हैं, बोलता है अरे भैया कुछ डिस्काउंट दे दो, यानी कि कुछ छूट दे दो, कुछ कम कर लो पैसों को, ठीक है। यही क्या है हमारा डिस्काउंट, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स में कुछ रिडक्शन मिल जाना, वो क्या है हमारा डिस्काउंट होता है। दो तरह के होते हैं, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि अगर उसका एमआरपी ही थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए हमारे लिए तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं बिजनेस पर्सन कि वो उसको सामान दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसका प्राइस चेंज कर दे, वो टैग पे प्राइस चेंज कर रहे होते हैं। दैट मीन्स उन्होंने हमें कौन सा डिस्काउंट दिया, उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ना कि कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अगर वो प्राइस चेंज नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। अगर वो टैग पे प्राइस चेंज कर रहे हैं दैट मीन्स वो हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। A trade discount is a reduction in the list price of goods or services that is offered to customer based on the quantity of the product of the or the volume of the order। ये वो क्या होता है, क्वांटिटी पे भी दिया जाता है या फिर हमारे वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर पे भी दिया जा सकता है। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस पे हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेपरेट ट्रांजेक्शन के रूप में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको कहीं भी मेंटेन नहीं किया जाता है कि हमने डिस्काउंट दिया है। बिजनेस कहीं भी इसको मेंटेन नहीं करता है क्योंकि उसने लिस्ट प्राइस पर ही लिस्ट प्राइस को ही कम किया होता है, ठीक है। हम सिंपली क्या कर लेते हैं, जो डिस्काउंट के बाद प्राइस बचता है वो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस हो जाता है उसका। ट्रेड डिस्काउंट आर यूज्ड टू इंकरेज लार्ज परचेज के लिए हम यूज करते हैं इसको। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब पैसा कैश में आ रहा होता है तो हम बोलते हैं कि अगर आप हमें कैश पेमेंट अभी कर देते हो तो हम आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट दे देंगे, तो वो क्या होता है हमारा कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। उसको वो जो टैग प्राइस होता है ना उसको वो चेंज नहीं करता, जब वो हमें कैश डिस्काउंट देता है। दूसरी बात क्या होती है, कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको अलग से शो करता है बिजनेस कि मैंने इतना परसेंट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, ठीक है।
एक्सप्रेस्ड वही सेलिंग प्राइस पर ही होता है, सेपरेट ट्रांजेक्शन इसकी रिकॉर्ड की जाती है। इंक्रीज करता है ये कैश पेमेंट को, तो इससे बैड डेब्ट का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो सारे हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि वही सारे बेसिक डिफरेंस जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक यू एंड है सॉरी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए।